क्या हालचाल है मेरी 12वीं की जनता। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2। तो आपको पता है कि लॉस्ट स्प्रिंग के दो स्टोरीज़ हैं। फर्स्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज और सेकेंड स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो हमने पहली स्टोरी पहले पार्ट में कवर कर ली है। अब हम सेकेंड स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जो कि है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको देख के फिर इस पार्ट को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर करो और जितने भी यार दोस्त आप जानते हो उन तक हमारी जो एनिमेशन वीडियो है उन तक पहुंचाओ, तो उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो इस चैप्टर की जो ऑथर है वो है एनिस चंग। तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो मुकेश है, इसमें मेन कैरेक्टर मुकेश है और जो पिछली स्टोरी थी हमारी समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज उसमें साहिब आलम था। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मुकेश बोलता है कि वो खुद का मास्टर बनना चाहता है और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तभी ऑथर पूछती है कि तुम्हें कुछ भी नॉलेज है कार्स के बारे में। तभी मुकेश बोलता है कि वो सीख लेगा, मतलब वो ड्राइव करना सीख लेगा कार को। और वो सीधा ऑथर की आंखों में देखता है। पर जो ऑथर रहती है वो बताती है कि फ़िरोज़ाबाद जैसे गांव में ऐसे ड्रीम एक मिराज की तरह है। मिराज क्या होता है, मतलब धोखा टाइप होता है। तो यदि आप जैसे कि डेजर्ट में जाओगे और यदि आप एक्स्ट्रा ट्रैवल करते हो, मतलब ट्रैवल कर कर के थक जाते हो, तो एक धोखा होता है कि मतलब अपन को दिखता है कि सामने मतलब वाटर का सोर्स है, बट एक्चुअली वहाँ पे कोई भी वाटर का सोर्स नहीं होता है। तो यही होता है मतलब मिराज का मीनिंग। तो ऑथर बोलती है कि उसका सपना एक मिराज की तरह है। और जैसे कि फ़िरोज़ाबाद फेमस है बेंगल मेकिंग के लिए और फ़िरोज़ाबाद में जितनी भी फैमिलीज़ है वो बेंगल मेकिंग में ही इंगेज्ड है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुकेश का जो घर है वो फ़िरोज़ाबाद में है और फ़िरोज़ाबाद एक सेंटर है ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब उसको इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर बनाया जाता है। और यहाँ पर जो जितनी भी जनरेशन है, जितनी भी फैमिलीज़ है, वो फर्नेसेस के अराउंड ही काम करते थे। ग्लास को वेल्ड करना, बैंगल्स बनाना, जितनी भी दुनिया में औरतें हैं उनके लिए बैंगल्स बना बना के यहाँ की फैमिलीज़ अपना गुजारा कर रही है और जनरेशन से यही काम हो रहा है फ़िरोज़ाबाद में। और मुकेश की जो फैमिली है वो भी इनमें से एक ही है। और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि चिल्ड्रन को काम करना, मतलब उनसे काम करवाना एक इल्लीगल प्रैक्टिस है। और चिल्ड्रंस को ग्लास फर्नेसेस में काम करवाते हैं जहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर हमें वर्किंग कंडीशंस बताई जा रही है कि किन वर्किंग कंडीशंस में चिल्ड्रन काम करते हैं। तो वो ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं जिनका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। वो डिंगी सेल्स में काम करते हैं। डिंगी सेल्स क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइट और एयर की कमी हो। और ऑथर बताती है कि यदि फ़िरोज़ाबाद में लॉ इन्फोर्स कर दिया चाइल्ड लेबर का तो 20,000 चिल्ड्रंस में हॉट फर्नेसेस से निकल जाएंगे, मतलब उस काम से निकल जाएंगे जहाँ पर वो अपना पूरा दिन देते थे, मतलब पूरा जितना भी डे का टाइम होता था वो पूरा उस इंडस्ट्री में देते थे, ग्लास वेल्डिंग और बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री में। और ऐसा काम करते करते वो अपनी ब्राइटनेस, मतलब अपनी आई साइट भी खो देते थे। बट जो मुकेश होता है वो ऑथर को प्राउडली बोलता है कि उनका घर रीबिल्ड हुआ, मतलब डबल से बना हुआ है। तो ऑथर भी उसके साथ साथ चलती है। तो ऑथर देखती है कि जो जिस रास्ते से वो जा रहा था वहाँ पे काफ़ी मतलब गार्बेज गिरा हुआ था और जो वॉल्स थी, मतलब घर की जो वॉल्स थी वो काफ़ी कच्ची थी, मतलब गोबर से बनी हुई थी और वॉबली डोर्स थे, मतलब काफ़ी कच्चे डोर्स थे, विंडोज़ तो थे ही नहीं। और फैमिलीज़ जो बिग बिग फैमिलीज़ रहती थी, मतलब एक छोटे से घर में काफ़ी बड़ी फैमिली रहती थी और वो फैमिली भी एनिमल्स के साथ रहती थी, मतलब को एग्जिस्टिंग ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। पुराने ज़माने में क्या होता था कि ह्यूमंस और एनिमल्स साथ में रहते थे, तो एकदम प्रिमिटिव स्टेज की तरह वहाँ पर रहते हैं लोग और ह्यूमंस और एनिमल्स साथ में। तो मुकेश सडनली एक दरवाजे के पास रुक जाता है जिसका मतलब आयरन डोर होती है, मतलब लोहे की डोर होती है, और उसको पुश करता है ओपन करने के लिए। तो जो ऑथर होती है वो समझ जाती है कि ये मुकेश का ही घर है। तभी ऑथर देखती है कि उसके वन पार्ट ऑफ द हाउस में मतलब डेड ग्रास ही मतलब उंग रही है और एक फायर स्टोव, मतलब एक चूल्हा है और उसके ऊपर लार्ज वेसल्स, एक वेसल में स्पिनच लीव्स रखी हुई है। तभी ऑथर देखती है कि ग्राउंड पे एक एल्यूमिनियम का वेसल्स भरा हुआ है जिसमें सभी तरह के वेजिटेबल्स चॉप्ड है, मतलब कटे हुए हैं। फिर ऑथर एक यंग वुमेन को देखती है जो कि खाना बना रही होती है पूरी फैमिली के लिए और उसकी जो आंखें होती है और उसकी जो उम्र होती है वो काफ़ी छोटी होती है।
और ये जो लड़की थी वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, मतलब उस घर की बहू थी, और काफ़ी कम उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी। और इतनी छोटी उम्र में ही उसके ऊपर 3 आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक मुकेश का बड़ा भाई और उनके फादर। और जब मुकेश के फादर घर में एंट्री लेते हैं तो जो यंग गर्ल थी, जो उस घर की बहू थी, वो एक कच्ची दीवार के पीछे चली जाती है और अपने चेहरे को साड़ी के फाल से छुपा लेती है, मतलब आंचल से छुपा लेती है। तो ये पुराने कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे कि बड़ों के सामने मतलब बहू को आंचल से ढकना ही पड़ेगा, मतलब अपने साड़ी से अपने चेहरे को ढकना ही होगा। तो कुछ वैसा ही परफॉर्म करती है वो यंग गर्ल। फिर ऑथर बताती है कि जो मुकेश के फादर है वो पहले टेलर का काम करते थे, मतलब टेलरिंग करते थे, पर अब वो बेंगल मेकिंग का काम करते हैं। और वो फेल हो गए। किस चीज़ में फेल हो गए? ना ही वो अपने घर को रिनोवेट करा पाए और ना ही दोनों जो लड़के थे उनको स्कूल भेज पाए। बट वो कैसे बेंगल बनाते हैं उतना ही सिखा पाए अपने दोनों लड़कों के लिए। तभी मुकेश की ग्रैंड मदर बोलती है कि ये तो भगवान का ही लिखा है, मतलब ये डेस्टिनी का ही लिखा है। मेरे हस्बैंड को मैंने अपनी आंखों के सामने ब्लाइंड होते हुए देखा है और वो जनरेशन टू जनरेशन इसी बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो बोलती है कि ये काम हमें भगवान ने दिया है और हमारी जितनी भी जनरेशन होगी वो यही काम करेगी बेंगल मेकिंग का। और इस कास्ट में जो भी जन्म लेता है उसके लिए ये बेंगल मेकिंग ही काम है और दूसरा कोई भी काम नहीं है। तभी ऑथर बताती है कि फिरोज़ाबाद के हर हाउस में, हर यार्ड में, हर मतलब तीसरी गली के हाउस में बेंगल मेकिंग ही करा जाता है। और फिरोज़ाबाद बेंगल मेकिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ के तरह तरह के बेंगल्स मिलते हैं, जैसे कि कलर्स बताए गए हैं यहाँ पर, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल और कुछ अदर कलर्स के, मतलब रेनबो कलर्स के भी आपको बेंगल्स मिल जाएंगे, जो कि यंग मेंस के द्वारा सेल किए जाते हैं। ठेला जो बोलते हैं ना, ठेले के द्वारा जो आते हैं यंग मेंस, ठेलों के द्वारा सेल किए जाते हैं बेंगल। और जितने भी छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बॉयज़ और गर्ल्स रहते हैं, वो अपने मदर और फादर के साथ साथ में उनकी हेल्प करते हैं बेंगल मेकिंग के लिए। बताती हैं कि जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स और जितने भी पेरेंट्स हैं वो इसी डार्क रीजन में काम करते करते उनकी आई एडजस्ट हो गई है डार्क रीजन को अडॉप्ट करने के लिए, मतलब उनकी आईज ट्रेन हो गई है। बट ये इतना भी गुड नहीं है क्योंकि वो डार्क रीजन में ही रहते थे, कभी भी बाहर नहीं आते थे, मतलब बहुत कम बाहर आते थे और लाइट को देखते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, उनकी यंग एज में ही आई साइट खो जाती थी। फिर ऑथर बताती है कि सविता नाम की एक यंग गर्ल जिसने पिंक ड्रेस पहनी हुई थी, वो मेरे साइड में ही बैठी हुई थी और उसको देखकर जो ऑथर होती है वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि वो इतना जल्दी काम करती है, वो मशीन से भी जल्दी काम कर रही थी। तभी ऑथर बोलती है कि वो इसी काम को, मतलब ये जो काम कर रही है बेंगल मेकिंग का, उसने बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था और अभी भी वो छोटी है लेकिन उसने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था अपने मदर फादर के साथ। तो अब काफ़ी ट्रेन हो गई है। मतलब यहाँ पर ऑथर बताना चाहती है कि जो भी बच्चा इस कास्ट और इस रीजन में पैदा होता है, मतलब जो जन्म लेता है, उसके लिए बेंगल मेकिंग ही काम है और उसके अलावा और कोई काम नहीं है। और सभी ये समझते हैं कि ये गॉड के द्वारा दिया गया काम है। होती है वो सोचती है कि ये गर्ल को मीनिंग पता है, जो मतलब वो बेंगल्स वो बना रही है वो एक इंडियन कस्टम में या इंडियन ट्रेडिशन में वो सुहाग का साइन है। तो क्या ये गर्ल को पता है? और एक दिन उसे भी यही बेंगल्स पहनना है जो कि वो बना रही है, दुल्हन बनेगी। और अभी जो भी दुल्हन बनी है वो, जैसे कि दुल्हन को क्या होता है कि नॉर्मल लेडी भी बेंगल्स पहनती है, दुल्हन भी बेंगल पहनती है। तो क्या उस लड़की को पता है कि जो बेंगल्स वो बना रही है वो उसको खुद को पहनना पड़ेगा जब वो दुल्हन बनेगी, जब वो ब्राइड बनेगी? और क्या साइन है, क्या इंपॉर्टेंस है उन बेंगल्स, क्या उस यंग गर्ल को पता है? ये मन ही मन जो ऑथर होती है वह सवाल पूछती है। तभी ऑथर एक ओल्ड वुमेन को देखती है जो कि काफ़ी साल से बेंगल मेकिंग का काम कर रही होती है और उनके हाथों में अभी भी बेंगल्स पहने हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आई साइट्स खो दी है। और वो बोलती हैं कि एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया। मीन्स उन्होंने एक बार भी मतलब फुल पेट या पेट भर कर खाना नहीं खाया। मतलब वो इतना काम करते थे और इतनी कम अर्निंग होती थी कि वो अपने मतलब पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते थे। हस्बैंड होते हैं ओल्ड लेडी के, वो बोलते हैं कि बेंगल मेकिंग के अलावा मुझे कोई भी काम नहीं आता है, मतलब कोई भी काम दूसरा मुझे नहीं आता है। और वो बोलते हैं कि मैंने अपनी फैमिली के लिए एक घर बना दिया है। तभी ऑथर होती है वो सोचती है कि मतलब घर बनाना एक फैमिली के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है और काफ़ी पर्सन फेल हो जाते हैं अपनी फैमिली के लिए एक वेल सेटल और अच्छा घर बनाने के लिए।
तभी ऑथर बताती है कि बेंगल मेकिंग के प्रोसेस में इनकी अर्निंग इतनी कम होती है कि अपना पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते। और यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके आंखों में कुछ सपने होते हैं, लेकिन जो मिडिल मैन होते हैं, पर्सन होते हैं जिन्होंने ये काम दे रखे होते हैं, वो उनको वहीं पे काम करवाते हैं। और फैमिलीज़ भी उनको सपोर्ट नहीं करती थी और उसी काम के लिए उनको प्रमोट करती थी बेंगल मेकिंग के लिए। तो उसी काम को करते करते जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो अपने ड्रीम को भी भूल जाते हैं। मतलब वो इतना, मतलब उसको भी एक रियल फैक्ट मानने लग जाते हैं कि हमारे लिए यही काम है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। तो इसके बाद ऑथर पूछती है एक यंग मैन के ग्रुप से कि तुम कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते। कोऑपरेटिव क्या होता है कि जैसे कि वो बेंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिडिल मैन आते हैं जो कि उनसे बेंगल्स को बहुत कम दाम में ख़रीद लेते हैं और मार्केट में वो काफ़ी एक्सट्रीम प्राइस में बेचते हैं। तो कोऑपरेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी बेंगल बना रहा है वो मार्केट में डायरेक्ट जाके सेल कर सकता है। तभी जो यंग मैन होते हैं वो बोलते हैं कि यदि हम ऑर्गेनाइज़ कर भी लें और जो पुलिस है वो हमें खींच के जेल में डाल देते हैं क्योंकि उनके लिए ये सब इल्लीगल है। तभी ऑथर सोचती है कि इनके पास एक अच्छा लीडर नहीं है जो इन्हें गाइड करे, जो इन्हें सपोर्ट करे, इसीलिए यहाँ पर ये मतलब इतने कम दाम में, कम प्राइस में और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तभी ऑथर बताती है कि फ़िरोज़ाबाद में दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड है। एक तो क्या है कि जो भी फैमिली में नया जन्म लेगा, मतलब जितने भी पर्सन्स होंगे किसी कास्ट या किसी फैमिली के, वो उनका मानना ये होता है कि जो भी इस फैमिली और कास्ट में जन्म लेगा उसके लिए सिर्फ एक ही काम है, वो है बेंगल मेकिंग। और दूसरा जो वर्ल्ड है उसमें क्या होता है कि जो भी बेंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। मतलब एक ऐसे सर्कल में जो कि साहूकार का होता है, मिडिल मैन का होता है, पुलिस मैन का होता है, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का होता है, जो कि इन सबको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो बेंगल्स को कम दाम में ख़रीद लेते हैं और ख़ुद का प्रॉफिट गेन करने के लिए वो मार्केट में इसे काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस में बेचते हैं। तो वो एक विशियस सर्कल में घिर गए हैं, मतलब काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इन सब लोगों के कारण। फ़िरोज़ाबाद में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंखों में कुछ सपने होते हैं। तो बड़े होते होते मतलब बेंगल मेकिंग का ही काम करते करते जब वो बड़े होते हैं तो वो नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके लिए बेंगल मेकिंग ही एक काम है और दूसरा काम वो कुछ नहीं कर सकते। तभी ऑथर मुकेश को अप्रिशिएट करती है कि उसने कुछ अलग सपना सोचा है, जो कि फ़िरोज़ाबाद में हर एक बच्चा बेंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। बाकी मुकेश ने एक अलग सपना सोचा है, वो है मोटर मैकेनिक बनने का। तो वो उससे काफ़ी अप्रिशिएट करती है, लेकिन फ़िरोज़ाबाद की कंडीशन ऐसे होने के कारण वो अभी बच्चा है और वो जैसे ही बड़ा होता जाएगा वो भी शायद नेचुरली एक्सेप्ट कर ले कि उसका भी बेंगल मेकिंग का ही काम है। तभी ऑथर मुकेश से पूछती है कि तुम कार्स के बारे में कुछ जानते भी हो और तुम कैसे कार्स के बारे में कुछ सीखोगे। तभी मुकेश रिप्लाई करता है कि उसके गाँव के पास एक गैरेज है, बट जो गैरेज होता है वो काफ़ी दूर होता है गाँव से, और वो बोलता है कि मैं पैदल ही उस गैरेज तक जा सकता हूँ। फिर उसके बाद जो ऑथर होती है वो बोलती है मुकेश से कि क्या तुम्हारा प्लेन्स उड़ाने का भी सपना है। तभी जो मुकेश होता है वो मतलब काफ़ी दुखी हो जाता है और वो नहीं बोलता है और वो शर्म से अपना सिर जो झुका लेता है और मरमर करता है, मतलब बड़बड़ाते रहता है। और फिर ऑथर बताती है कि उसका मोटर मैकेनिक बनने का सपना इसलिए है क्योंकि उसने काफ़ी गाड़ियों को फ़िरोज़ाबाद के रोड्स पे चलते हुए देखा है, बट फ़िरोज़ाबाद से बहुत कम ही प्लेन्स उड़ा करते हैं, तो इसीलिए शायद उसका पायलट बनने का सपना नहीं होगा। और फिर लास्ट में एक एरोप्लेन फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ के चले जाता है और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो ये था लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2 का एंड। तो काफ़ी टाइम और काफ़ी लंबा चैप्टर है क्योंकि इसमें 2 स्टोरीज़ है, तो फाइनली हमने ख़त्म कर दिया है। तो यदि आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा तो प्लीज़ कर दो।